और ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सबसे महत्वपूर्ण है बायोटेक्नोलॉजी। सबसे पहले महत्वपूर्ण था आईसीटी, इसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। उसके अलावा स्पेस टेक्नोलॉजी और डिफेंस टेक्नोलॉजी। तो ये 3 इम्पोर्टेंट सेक्शन कंप्लीट हो गया है। ये चौथा है बायोटेक्नोलॉजी। उसके बाद हम लोग मूव करेंगे एनर्जी पे। एनर्जी में रिन्यूएबल एनर्जी हो जाएगा, न्यूक्लियर एनर्जी हो जाएगा। 2 तरह का एनर्जी देखेंगे। और लास्टली application of science and tech in various sectors like health, city town planning, disaster management। तो ये आपका इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है बायोटेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, जो GS2 का सेक्शन 3 में आता है। तो इसको जरूर प्रयास करेंगे, इसको एक अच्छा बेहतर नोट्स बना लेंगे। बायोटेक्नोलॉजी का कितने प्रकार का होता है, बायोटेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी कहते किसे हैं, उसमें अलग-अलग डायमेंशंस कौन-कौन सा नया-नया जो टेक्नोलॉजी है उससे संबंधित, जैसे जीन ड्राइवन टेक्नोलॉजी, जीन स्लाइसिंग है, जीन साइलेंसिंग है, डीप टेक्नोलॉजी है, आरएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, बहुत सारा है, एमआरएनए है, 3 पैरेंट बेबी है। ये सब मतलब थ्योरी है, टेक्निकल चीज़ें हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित डेवलपमेंट है, उसके बारे में आप लोग को जानकारी होना चाहिए। बाकी बायोटेक्नोलॉजी का टाइप्स है ग्रीन, येलो, ग्रे, व्हाइट, तो वो भी पता होना चाहिए किसको किसको कहते हैं। और इसका एप्लीकेशन एप्लीकेशन क्या क्या है, हेल्थ में है, एग्रीकल्चर में है, मेडिसिन में है। रिसेंट में अभी जो हम लोग एग्रीकल्चर में बहुत सारा जो जीएम क्रॉप्स करते हैं या बायो पेस्टिसाइड है, बहुत तरह का डेवलपमेंट है। तो ये सारा बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित डेवलपमेंट है, जिसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। और ये जब आप अब उससे संबंधित कुछ संस्थान का नाम, जैसे जीएसी, क्या है फुल फॉर्म बताइए, कोई जानते हैं? जेनेटिक, हाँ, यस सर, जेनेटिक बताइए। इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। अप्रेजल, हाँ, ओके। डीबीटी, डीबीटी की संस्था पता है? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। CDSCU। क्या? आप नहीं बताएंगे, कोई और बताएंगे। CDSCU को बताइए, कोई जानते हैं? CDSCU से रूबरू हैं, वाकिफ हैं इससे? इससे पहले नाम सुना है? CDSCU, आरती को छोड़ करके बताइए, फुल फॉर्म बताइए। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, इसका क्या जो काम है, ड्रग्स क्या फंक्शन, जो क्या फंक्शन? ड्रग्स रेगुलेशन करती है कि ओके। कितना कंपोनेंट कितना चाहिए, क्या कितना मिलाना है, फोर्टिफिकेशन करना है नहीं करना है, उसमें क्या ICMR, ICMR का नाम सुना है? जी, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ये सब संस्था है, आप लोग को पता होना चाहिए। एक संस्था है NBRIC, इसका नाम सुना है? ठीक है, तो ये बहुत सारा प्रोजेक्ट है, बहुत सारा इनिशिएटिव्स है। तो बायोटेक्नोलॉजी का एक तरह से आप कह सकते हैं कि होलसम अप्रोच, हर तरह से उसके जितने भी पर्सपेक्टिव्स है, जितने भी डायमेंशंस है। ये मैं प्रश्न तो एक तरह से क्या है, आपका ग्लिम्स है कि जब आप नोट्स बना के आते हैं तब आप प्रश्न लिखिएगा तो आपको बहुत सहूलियत होगा। अदरवाइज यू फील ब्लैंक व्हेन यू स्टार्ट आंसर राइटिंग, यू ऑलवेज फील ब्लैंक। और ये समस्या हमेशा रहता है स्टूडेंट्स का कि हम लिख नहीं पाते हैं, जब लिखने बैठते हैं तो ब्लैंक हो जाते हैं। ये स्वाभाविक सी बात है, आपने उस टॉपिक्स के बारे में, उस चैप्टर्स के बारे में पढ़ा ही नहीं, आपके पास नोट्स है ही नहीं, एंड यू स्टार्ट राइटिंग, हाउ विल यू स्टार्ट? अगर आपने स्टार्ट भी किया तो यू हैव नॉट अ क्वालिटी कंटेंट आंसर राइटिंग, बस जैसे तैसे लिख दोगे, कुछ नहीं। चाहे वो संस्था के नाम हो, स्कीम्स की नाम हो, अलग अलग डायमेंशंस की बात हो, अलग अलग पर्सपेक्टिव की बात हो। तो ये ध्यान रखना है, जब भी मैं कोई भी क्वेश्चन देता हूँ
तो उस टॉपिक को पढ़ करके आना है और उस टॉपिक को पढ़ करके नोट्स बनाइए, देन यू आंसर राइटिंग, तब बेनिफिट होगा। चलिए ठीक है, तो हम लोग ये साइंस एंड टेक का तीसरा टॉपिक जो बायोटेक्नोलॉजी है उसको हम लोग देखते हैं। तो पहले हम लोग प्रश्न देखते हैं कि क्या प्रश्न मैंने दिया था। हेल्प टू अपलिफ्ट द पुअरर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। अनुप्रयुक्त जैव प्रौद्योगिकी में शोध तथा विकास संबंधी उपलब्धियां क्या है? ये उपलब्धियां समाज के निर्धन वर्गों के उत्थान में किस प्रकार सहायक होगी? तो इसमें आपका 2 सेक्शन में बटा हुआ है प्रश्न। पहला है कि जो अप्लाइड बायोटेक्नोलॉजी है उसमें क्या-क्या रिसर्च हुआ है, क्या-क्या डेवलपमेंट हुआ है, तो उसमें हम लोग क्या-क्या अचीवमेंट्स, क्या-क्या उपलब्धियां अभी तक हम लोग प्राप्त कर चुके हैं। और दूसरा सेक्शन है कि ये अचीवमेंट कैसे हेल्प कर रहा है, जो भी समाज के निर्धन वर्ग हैं, गरीब वर्ग हैं, उसको उठाने में, उत्थान करने में कैसे भूमिका निभा रही है। ये 2 सेक्शन है। अब इसमें जब भी मैं प्रश्न लिखना होता है तो उसका हमेशा एक फ्रेम बनाना है, फ्रेमवर्क। क्या-क्या उसमें फ्रेम होना चाहिए? तो एक इंट्रोडक्शन हो गया, बॉडी में रिसर्च और डेवलपमेंट हुआ है, कौन-कौन सा रिसर्च डेवलपमेंट हुआ है, जो अप्लाइड बायोटेक्नोलॉजी है, और दूसरा उसको कैसे हम लोग हेल्प हो रहा है अपलिफ्टिंग करने में। लास्ट में सजेशन दे दीजिए, गवर्नमेंट की कुछ अगर स्कीम्स है, इनिशिएटिव है, उसका चर्चा कर सकते हैं, और फिर कंक्लूजन। यही आंसर का अप्रोच होना चाहिए जब आप आंसर लिखने जाएँ, क्योंकि इसमें 2 सेक्शन बटा हुआ है, तो 2 ही सेक्शन पे ही हम लोग करेंगे। लेकिन जब ये लिखने से पहले अगर आपका नोट्स बना होता तो आप इजीली बाइफरकेट कर पाते हैं कि हम क्या लिखेंगे, क्या नहीं लिखेंगे। ठीक है? अब देखिए इसमें हमने बताया है बायोटेक्नोलॉजी डील्स विथ, इसका डेफिनेशन दे दिया है, क्या डेफिनेशन है, बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है। डील्स विद द एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजिकल नॉलेज एंड टेक्निक्स पर्टेनिंग टू मॉलिक्यूलर, सेलुलर एंड जेनेटिक प्रोसेस टू डेवलपमेंट एंड ये देखिए बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, पहले ये समझिए। सिंपल सी बात है, बायोटेक्नोलॉजी का जब हम लोग बायो मतलब होता है जैव, जो लिविंग चीजें हो, कोई भी लिविंग चीजें है, जब इन्वायरमेंट में पढ़ते होंगे बायोटिक फैक्टर्स और अबायोटिक फैक्टर्स, जैव घटक और अजैव घटक। जैव में कौन होता है? जो लिविंग चीजें हैं। तो लिविंग चीजें के साथ जब हम उसमें अपने टेक्नोलॉजी के साथ, अब वो टेक्नोलॉजी हर तरह का हो सकता है, चाहे वो केमिकली हो, चाहे वो आप नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो, उसको हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म और साथ में टेक्नोलॉजी। अब जैसे कि एग्जांपल होता है जीन, तो जीन का क्या हम लोग करते हैं, उसमें एडिट करते हैं। एडिट कैसे कर सकते हैं? पहले उसको हमको पढ़ना होगा जीन के बारे में कि जीन का क्या स्ट्रक्चर होता है, कितने तरह का होता है डीएनए, आरएनए, उसमें कौन-कौन सा एलिमेंट्स होता है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन। तो वो पहले उसको पढ़ने के बाद, और जो हेल्दी सेल्स है या कोई अनहेल्दी सेल्स है, तो आपस में उसको क्या करते हैं, अनहेल्दी सेल्स को हटाते हैं और हेल्दी सेल्स को उस पे इनपुट डालते हैं, वहाँ पे सेट करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ, जहाँ पे हेल्दी चीजें हो या एक कॉम्बिनेशन हम कर रहे हैं, उसमें जीन एडिटिंग भी हो सकता है, हटा भी सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं। अलग-अलग प्रकार के, जैसे बायोरेमेडिएशन है, उसमें क्या होता है कि हम माइक्रोऑर्गेनिज्म का यूज़ करके पॉल्यूशन को कम करने का प्रयास करते हैं। तो अलग-अलग प्रकार का बायोफोर्टिफिकेशन होता है, जिसमें हम लोग न्यूट्रिएंट्स को ऐड करते हैं, ताकि जो न्यूट्रिएंट्स की कमी है, उस न्यूट्रिएंट्स को हम लोग को मिल सके। गोल्डन राइस एग्जांपल है, तो उसमें विटामिन ए को ऐड किया जाता है, उसमें मिलाया जाता है, ताकि वो पौष्टिक हो। तो कहने का मतलब ये है कि एक तरह का रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी है, मिक्सिंग करना जैव लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ, ताकि उसमें हम जो टारगेटेड अप्रोच है, जो हमारा टारगेट है, चाहे वो बीमारी ठीक करना हो, चाहे वो थेरेपी करना हो, मतलब डिजीज को या किसी तरह का हमको रिक्वायर्ड, जैसे क्रिस्पर Cas9, उसमें क्या होता है कि रिक्वायर्ड बेबी, कि हमें उसका दिमाग तेज होना चाहिए, उसकी आँख, मतलब जो
ब्लू नीली आँखें होनी चाहिए, अच्छा लंबा हेयर होना चाहिए, बहुत कुछ मतलब एक रिक्वायर्ड ट्रेट्स जो ज़रूरत है उस तरह का हम लोग रिक्वायर्ड कर सकते हैं। फूड में आते हैं तो एक से एक ऐसा जैसे कि हम लोग चिप्स जो खरीदते हैं सिंपल सा लेज का, उसमें नाइट्रोजन गैस भरा होता है। लेकिन उसमें भी जो प्रोसेसिंग किया जाता है तो ऐसा प्रोसेसिंग किया जाता है ताकि वो लंबे समय तक प्रिजर्व्ड रहे। नाइट्रोजन गैस का तो योगदान होता ही है, लेकिन साथ-साथ उसमें इस तरह का केमिकल्स मिलाया जाता है, भले ही ऑर्गेनिक ही हो, ताकि वो लंबे समय तक प्रिजर्व रहे, खराब नहीं हो। तो वो भी क्या है, एक बायोटेक्नोलॉजी का ही एग्जाम्पल है। तो ये मतलब आप कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ वो एनिमल्स भी हो सकता है, ह्यूमन भी हो सकता है, क्रॉप्स भी हो सकता है और जहाँ-जहाँ आप देखते हैं जी, यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ करके हम लोग अपना जो टारगेटेड अप्रोच है, जो टारगेटेड एम है, उसको अचीव करना चाहते हैं। अब उसमें हर एक डायमेंशन में हो सकता है, हेल्थ में, एग्रीकल्चर में, मेडिकल फील्ड में। तो उसी चीज़ को हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का सिंपल डेफिनेशन यही है कि एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजिकल नॉलेज एंड टेक्निक्स। जो बायोलॉजिकल नॉलेज है हमारे पास, उसका यूज़ करके उसमें अलग-अलग मॉलिक्यूलर, सेलुलर, जेनेटिक प्रोसेस चेंज करते हैं ताकि हमें रिक्वायर्ड चीज़ें मिल सकें, जो हमें डिमांड है। उसमें देखिए अब सिग्निफिकेंस क्या-क्या हो सकता है, ईज़ ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड बढ़ाना, इम्प्रूव्ड हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर आउटपुट, लिवलीहुड अपॉर्चुनिटी। अब जैसे बायोटेक्नोलॉजी जब हो रहा है, हमारे पास फूड प्रोसेसिंग करके अच्छा खाना आ रहा है, फोर्टिफाइड राइस आ रहा है, तो कहीं न कहीं हमारे लिए हेल्पफुल है। अब जीएम क्रॉप्स है, कम मात्रा में अधिक अमाउंट में हम लोग प्रोडक्टिविटी कर सकते हैं। ये बायोटेक्नोलॉजी का ये सब बेनिफिट्स है, तो उससे हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ेगा, लिवलीहुड अपॉर्चुनिटी बढ़ेगा, हमारा एग्रीकल्चर आउटपुट भी बढ़ेगा, तो बहुत सारा इसका सिग्निफिकेंस है। अब उसी में जो सेक्शन दिया गया है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट अचीवमेंट्स, कि बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से हमें अब तक क्या-क्या अचीवमेंट्स मिला है, उसके बारे में चर्चा। लेकिन ये देखने से पहले जो उन्होंने कॉपी लिखा है, उसका पहले देखिए, बेहतर लिखा है। ये तनु है क्या यहाँ पे? तनु अवेलेबल है यस क्लास में? सर। ओके, गुड। देखिए इनकी कॉपी अच्छी है, बहुत बेहतर ट्राई किए हैं। इससे पहले आपने मेंस दिया है क्या? यस सर, यही मेंस दिया 69 इसके साथ। 69। अच्छा, ओके, ओके, गुड, गुड। तो इन्होंने बेहतर लिखा है और जो प्रश्न जो कहा गया है, उससे पूर्ण रूप से नष्टिक रहा है और बेहतर लिखा है। देखिए, अनुपयुक्त जैव पौधों की तकनीक ने डिफाइन कर दिया है यहाँ पे, क्या डेफिनेशन है, डेफिनेशन दे दिया। उसके बाद फिर यहाँ पे बताया गया है, अलग-अलग सेक्टर्स में, अलग-अलग डायमेंशंस में बात की है। कृषि जैव प्रौद्योगिकी, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, और उन्होंने क्या लिखा है, अनुप्रयुक्त कृषि प्रौद्योगिकी के द्वारा फसलों की विशेषताओं में सुधार हुआ है, फसलों को कीट प्रतिरोध, परसिस्टेंट आप कह सकते हैं उसको, एंटी पेस्टिसाइड, शाकनाशी सहनशील और बेहतर पोषण। मतलब ऐसा हो कि वो परसिस्ट एंटी पेस्टिसाइड हो, शाकनाशी संस्करण का मतलब ये हो कि उसमें ऑर्गेनिज्म और कीट का नुकसान नहीं पहुंचा सके फसल को और अच्छी उत्पादकता हो सके। मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी है, जैव प्रौद्योगिकी ने चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। नई नई दवाएं, टीकों और नैदानिक उपकरणों का विकास हुआ है। बायोकॉन का एग्जाम्पल दिया है और इंसुलिन का बताया है। बायो फार्मास्यूटिकल्स, तो ये अलग अलग देखिए डायमेंशन, देखिए ये डायमेंशन आपको सीखना होगा कि कौन-कौन सा डायमेंशन पे हम लोग चर्चा कर सकते हैं। एग्रीकल्चर के बारे में बात की है, फिर मेडिकल के बारे में बात किया गया, फिर ये ड्रग्स के बारे में बात किया गया, बायो फार्मास्यूटिकल्स, कि कौन-कौन सा ड्रग्स, कौन-कौन सा फार्मा में जो मेडिसिन होते हैं, उसकी सहायता से किस-किस प्रकार का बीमारी का इलाज किया जा सकता है, कैंसर का, ऑटोइम्यून का, और अलग-अलग जो उसमें संयोजक रिकम्बिनेंट पुनः संयोजक डीएनए टेक्निक इसको बोलते हैं इंग्लिश में, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्निक के सहायता से। इसके अलावा क्या है, पर्यावरण,
इन्वायरमेंट बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें हम लोग देखिए ये कीवर्ड्स है। ये कीवर्ड्स अगर आप नहीं लिखेंगे मेंस में आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। बस वही जो जनरल मार्क्स होता है बैठा दिया जाएगा। इसलिए वायु रेमिडिशन का चर्चा किया है कि उसमें क्या है, मिट्टी, पानी, हवा से प्रदूषकों को नष्ट करने हटाने के लिए सूक्ष्म जीव या एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। तो अलग-अलग ये डायमेंशन की चर्चा कर रही है। फिर उसके बाद इन्होंने चर्चा किया 4 सेक्टर के बारे में बताया। पहला बताया कृषि के बारे में, मेडिकल के बारे में, फिर बायोफार्मास्यूटिकल्स के बारे में और एनवायरनमेंट के बारे में। उसके बाद उन्होंने बताया कि कैसे ये गरीब वर्गों में उत्थान कर रहा है। तो उन्होंने बताया कि उन्नत कृषि उत्पादकता, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी अच्छी है तो उससे फसल के पैदावार में सुधार होगा, तो फार्मर्स का इनकम बढ़ेगा। किफ़ायती स्वास्थ्य सेवा, जब कम दामों पे जेनेरिक मेडिसिन या सुविधाएँ कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के लिए कम दामों में इलाज मिल जाएगा, तो बेहतर मतलब आम आदमी का जो इनकम है, जो सही जगह खर्च होगा, हेल्थ में बचेगा। पोषण संवर्धन, जो मैंने बताया कि फूड फोर्टिफिकेशन करते हैं, जो गोल्डन राइस का एग्जांपल दिए कि हम लोग जो रिक्वायरमेंट न्यूट्रिएंट्स का है, उस न्यूट्रिएंट्स को हम लोग उस फूड में ऐड करते हैं, ताकि हमें जितनी भी तरह का न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड है हमारी बॉडी को, वो मिल सके। जैसे मैंने बताया, इन्होंने बताया विटामिन ए, गोल्डन राइस, अपशिष्ट प्रबंधन, बायोडाइजेस्टर, जैविक कचरे को बायोगैस में परिवर्तित करते हैं, जिससे ये गरीब परिवारों के लिए सस्ता एनर्जी चीफ एनर्जी सोर्स के रूप में काम करेगा। पशुधन उत्पादकता, जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करके पशु, अब देखिए क्या है, एनिमल्स का मतलब इस तरह का आजकल ऐसा-ऐसा टेक्नोलॉजी आ गया है कि हम लोग उसका हाई यील्डिंग कर सकते हैं। हाई यील्डिंग मतलब अधिक ज़्यादा दूध दे, अंडा दे, उसका मीट बन सके। आजकल तो ऐसा आ गया कि अब हम लोग बायो मीट भी बनाने लगे हैं। कैसे बनाते हैं? वही टिश्यू इंजीनियरिंग कर के जेनेटिक उसका हमने काट लिया, जैसे कि मान लिए हमें रेड मीट बनाना है, तो उसका एक टिश्यू का ले लेने के बाद उसके बाद उससे हम लोग फिर से इंजीनियरिंग करते हैं उसमें, जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं और उसका जो नेचुरल प्रोसेस होता है, उसके सहायता से वो बढ़ता है। एक तरह से ये आने वाला समय में बहुत ही एक अच्छा टेक्नोलॉजी हो जाएगा कि आपको नॉन-वेज मतलब किसी पशु का जान भी नहीं जाएगा और आप इज़िली इसको आप रेड मीट के रूप में जस्ट टेस्ट वही रहेगा। उसमें क्या करना है, टिश्यू कल्चर करते हैं। जैसे पौधों को कैसे काटने काटने के बाद उसका ग्राफ्टिंग करना होता है, तना से काट दिया और उसको हम लोग जड़ में लगा देते हैं, तो फिर से वो ग्रो कर जाता है। तो ग्रो तो एक नेचुरल प्रोसेस है। तो जिस पशु का हमें मीट चाहिए, उसका क्या करना है, उसका टिश्यू लेना है, लैब में उसका इंजीनियरिंग करना है, उसके बाद उसे कंपाइल करके वो नेचुरली ग्रो हो जाएगा और वो एक मीट का रूप ले लेगा। तो इस तरह का डेवलपमेंट बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से किया जा रहा है। तो ये उन्होंने बताया है और बेहतर लिखा है, थोड़ा-सा इसको और डेवलप इसमें करना ये था, कुछ-कुछ जो टेक्नोलॉजी है, इसलिए मैंने यहाँ पे कमेंट में लिखा है कि कुछ टेक्नोलॉजी है, उसकी चर्चा करनी चाहिए थी। बाकी बेहतर उन्हें आंसर लिखा है। एक और का कॉपी पढ़ते हैं। ये आरती का कॉपी है, ये भी अच्छा लिखी है। इसने सारा कुछ डाल दिया। जो चीज़ चाहिए, नहीं चाहिए सब डाल मतलब एक तरह से कंपाइल नोट्स हो गया है। बेहतर है। पहले नोट्स तो लिखिए, उसके बाद तो आप आंसर लिख पाएँगे। तो मैंने बेहतर प्रयास पूरा मतलब जो चीज़ें चाहिए तो लिखा ही है, उसके अलावा और भी जो अलग-अलग डायमेंशन हो सकता है, उन्हें हर डायमेंशन को टच किया है और बेहतर है। देखिए, विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें जीवों, जैविक प्रक्रियाओं अथवा उत्पादों की विनिर्माण पद्धतियों का प्रयोग मानव जीवन की गुणवत्ता को ये डेफिनेशन दिया गया है। संरचना के बारे में बताया गया है। अभी उन्होंने लिखा है कि भूमिका पहले हम लिखेंगे, भूमिका के बाद हम वर्गीकरण करेंगे, उसके बाद शोध तथा विकास, फिर हम मतलब एक बेहतर ये जो फ्रेम होना चाहिए, बेहतर है। उसके बाद अलग-अलग जो टेक्नोलॉजी है, मतलब ये मैंने बताया कि कलर बेस्ड, जब ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी का बात होता है, उसका मतलब हम लोग बात करते हैं एग्रीकल्चर का। उसमें चर्चा किया है जीनोम एडिटिंग का, जीएम क्रॉप्स का, बायो फोर्टिफिकेशन का,
जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी, ये सब शब्दों से आपको परिचित होना पड़ेगा। अब जैसे कि अब मैं बात कर रहा हूँ जीनोम एडिटिंग का, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जीनोम क्या है। क्या है जीनोम, बताइए। जीनोम क्या है? जीन का ही प्रकार होगा, जीन का? जीन का ही रूप। ओके, कोई और बताइए। हाँ, जीन में ही जो हम एडिटिंग करते हैं जैसे। नहीं नहीं, what do you mean by genome? I am asking, just define the genome, not genome sequencing, not genome editing. I am just asking what is genome? How will you define? सर जीनोम में जो भी हमारे जेनेटिक्स होते हैं तो उसका वहाँ पे बायोडाटा होता है कि कैसे कार्य करेगा, मतलब इंस्ट्रक्शन होता है उसमें। ओके, ठीक है, हम लोग आएंगे। देखिए, जीनोम का डिफिनेशन ये है, अ बंडल ऑफ अ बंडल ऑफ जीन। जीनों का समूह को हम लोग जीनोम कहते हैं। ठीक है, सिंपल सा डिफिनेशन है। जीनोम किसको बोलेंगे, जैसे देखिए स्ट्रक्चर जब आप देखेंगे जीनोम, ठीक है, तो एक जो हुआ दिख रहा है क्या, ये दिख रहा है ना डायग्राम? यस सर। तो ये जो देख रहे हैं ना आप, ये बंडल हो गया, ये सिर्फ एक जीन हुआ, दैट इज कॉल्ड, इट्स कॉल्ड जीनोम एंड इट्स कॉल्ड जीन। अब इसी में जब प्रोफाइलिंग कर देते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, उरासिल, तब क्या कहलाता है पता है? क्या कहते हैं उसको फिर? डीएनए आरएनए जो बन जाता है। नॉन सीक्वेंसिंग। यस, जीनोम सीक्वेंसिंग। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। जब आप ये बेसिक डिफरेंस पता रखेंगे तब वो अंडरस्टैंडिंग क्योंकि माइक, तो ये जीनोम सीक्वेंसिंग और जीनोम एडिटिंग, तो ये पता होना चाहिए बेसिक डिफरेंस क्या है। हम आते हैं, पहले इधर थोड़ा सा देख लेते हैं आंसर राइटिंग, उसके बाद हम बेसिक चीजों पे आते हैं। ठीक है, तो इन्होंने फिर चर्चा किया है बायोफोर्टिफिकेशन के बारे में बताया है, जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी के बारे में बताया है, चिकित्सा में बायो फार्मास्यूटिकल्स, बिल्कुल आजकल जो हम लोग हर्बल जो मेडिसिन यूज कर रहे हैं वो क्या है, एक तरह से बायो फार्मास्यूटिकल्स का ही एग्जाम्पल है, और उसको हम लोग यूज करके ताकि जेनरिक मेडिसिन भी कम दामों पे अवेलेबल हो सके। फार्मासोजेनोमिक्स क्या होता है, ये कौन ये बताएंगे? कुछ विषैले दवाओं से रिलेटेड है ये। क्या आप डिफाइन करिए इसको। मैंने बस थोड़ा सा ये देखा और वो वर्ड था इसलिए मैंने ओके, उसमें लिख दिया। फार्मासिजेनोमिक्स का मतलब ये होता है कि जब आप जीनोम का स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ जीनोम इन ड्रग रिस्पॉन्स, जैसे किसी को हमने दवा दिया तो दवा कैसा रिस्पॉन्स कर रहा है, उसके जीन में कितनी तरह का बदलाव हो रहा है, उसके जीनोम में क्या बदलाव आ रहा है, क्या वो उसके लिए बेनिफिशियल हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो इसी स्टडी को हम लोग बोलते हैं फार्मासोजेनोमिक्स। ठीक है, इंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, इसमें इंजाइम को ही रिप्लेस कर देते हैं। अब देखिए, प्रोटीन एक होता है, प्रोटीन एक होता है इंजाइम, क्या डिफरेंस है बताइए? प्रोटीन अमीनो अम्ल से बना होता है, इंजाइम और एंजाइम। एंजाइम हमारे ग्लैंड है जो स्रावित करते हैं उसको। जी जी, ये क्या बोलेंगे उसे, कैटलिस्ट का ये जो काम करता है, उत्प्रेरक का काम, ये स्वतः स्रावित होता है शरीर के अंदर। तो इंजाइम क्या है, मतलब इंजाइम क्या प्रोटीन है या प्रोटीन? अब मैं पूछूं इसमें कि ऑल इंजाइम्स आर प्रोटीन या ऑल प्रोटीन आर इंजाइम, कौन सही है? ऑल एक कोई, हाँ हाँ बताइए। ऑल प्रोटीन्स आर एंजाइम। All enzymes are protein. All enzymes are protein, but all proteins are not enzymes. हाँ, और ये सही है, सही। यस, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, ये राइट है।
प्रोटीन का आप कह सकते हैं कि प्रोटीन के ही सब सेक्शन है, सब कंपोनेंट से एंजाइम। एंजाइम का काम क्या है, लेकिन वो बना हुआ प्रोटीन टाइप का ही, लेकिन उसका काम है एज ए कैटलिस्ट का रूप में, लेकिन वो सब सेक्शन है या सब कंपोनेंट्स है प्रोटीन का ही। और प्रोटीन किससे बना होता है? एमिनो एसिड से। इसका मेन एमिनो ये एसिड किससे बना होता है? NH इसका हो जाएगा हाइड्रोजन और कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ठीक है, उस पर हम आते हैं थोड़ा देर में। ठीक है, हाँ ये आप देख लिए। तो ये सब अलग, आपको ये सब कीवर्ड्स पता होना चाहिए कि जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी क्या है, जीनोम सीक्वेंसिंग क्या है, MDT माइक्रोट्रेंडियल डोनेशन ट्रीटमेंट। इसमें एक कंसेप्ट है 3 पेरेंट बेबी, तो जानते हैं या 3 पेरेंट बेबी? इसमें माता पिता और एक डोनर महिला नहीं, रहेगी। आपसे नहीं पूछा रहा, अब कोई और बताएंगे। जानते आरती हैं। एक्सेप्ट आरती। हाँ जानते हैं बताइए, बताइए। सर जो पहले 3 पैंट्स पहले सैरोगेसी में यूज होता है ये, कि फादर के जीन और मदर के जीन को उसको लेके जो न्यूक्लियस बनाया जाता था, उसमें क्या होता था कि पहले 2 फादर और मदर से दोनों को लेके एक न्यूक्लियस लेकर के उसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया हो जाता था, जो खराब माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसको हटा देते थे, या फिर उनका कोई न्यूक्लियस अगर खराब है तो उसको हटा के नया सेल बना के उसको जाइगोट बनाते थे सर। तो उसमें क्या होता है कि मदर का भी, जो डोनर मदर का भी कुछ DNA रहता था बेबी में, तो इसी चीज को करेक्शन करने के लिए बनाया गया सर। ओके, ठीक है, बेहतर, वेल ट्राइड। ये बताइए कि DNA कहाँ होता है एक सेल में? DNA माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और कहीं होता है? सर न्यूक्लियस में रहेगा। न्यूक्लियस में भी होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। प्लांट तो- हो जाएगा तो आपका प्लास्टिड हो जाएगा, हाँ, क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पे बिल्कुल, यहाँ पे सिंपल यही कंसेप्ट है कि 3 पेरेंट बेबी का कंसेप्ट यही है। देखिए, होता है बस इतना सिंपल सा है। उसमें क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो DNA होता है ना, वो खराब हो जाता है। जो हम लोग, जैसे कि एक कपल है, मेल और फीमेल, ठीक है, तो फीमेल का जो हुआ क्या, न्यूक्लियस वाला DNA अच्छा है, लेकिन उसका क्या हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया ही खराब हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया उसका हटा देते हैं और उसका लगा देते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल डिस्प्लेसमेंट ट्रीटमेंट। और उसमें तो यही पे इसलिए, हाँ, लेकिन इसमें ये कंसेप्ट ये होता है कि मान तो लिए कि जो कपल है, हस्बैंड वाइफ, उसका तो न्यूक्लियस का जीन तो आ रहा है, लेकिन जब हम दूसरे थर्ड जो फीमेल है, उसका थर्ड जो मदर है, उसका हम जब माइटोकॉन्ड्रिया लाते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया का जीन भी तो आता है। तो जब प्रश्न आएगा कि एक तो जो कपल है, मेल और फीमेल, उसका तो जेनेटिक कैरेक्टर रहेगा ही, लेकिन जो उसका माइटोकॉन्ड्रिया में DNA था, उसका भी कहीं न कहीं जेनेटिक असर रह जाता है। ये चीज समझ रहे हैं? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में भी DNA होता है, दैट्स वाई। तो माइटोकॉन्ड्रिया को ही हम लोग रिप्लेस कर देते हैं, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया का कहीं न कहीं DNA, जो हेल्दी जो मदर है, जिससे हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया बोरो कर रहे हैं, तो उसका जो बेबी में जब आएगा, तो कपल का, मदर फादर का तो न्यूक्लियस का जीन रहेगा, लेकिन जिससे हमने लिया है, बोरो किया है मदर का माइटोकॉन्ड्रिया, उसका भी माइटोकॉन्ड्रिया वाला जो जीन है, वो कहीं न कहीं इम्पैक्ट होता है उसका। ठीक है, ये CAR T सेल थेरेपी है, इसके बारे में पता होना चाहिए। टीसी इंजीनियरिंग है, जीन साइलेंसिंग है, लेकिन नाम से क्लियर है। सॉरी, जीन साइलेंसिंग। इसमें क्या करेंगे, जीन को साइलेंट कर देंगे। कौन जीन को साइलेंट करेंगे बताइए? वैसा जीन जो हिंडर कर रहा है या जो जीन खराब हो चुका है, उसको हम लोग क्या करेंगे, टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसको शांत कर देंगे कि तुम अब प्रोड्यूस नहीं होगा, ताकि जो हेल्दी सेल है उसको बढ़ने में, उसको निर्माण होने में समस्या नहीं हो। दैट इज कॉल्ड जीन साइलेंसिंग। तो शब्दों से घबराना नहीं, शब्द में ही आंसर छुपा है। तो ये शब्द अगर जब आप लिखेंगे तभी आपको मार्क्स मिलेगा। आप कितना भी
बात बना लें कि ये होता है उत्पादक, लेकिन जब तक आप कीवर्ड्स का चर्चा नहीं करेंगे, आपको साइंस एंड टेक में मार्क्स नहीं मिलेगा। इसलिए कीवर्ड्स पे ऑलवेज फोकस करना है। जैसे देखिए, अगर आप ये 2 लाइन नहीं भी लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। व्हेन यू जस्ट राइट डाउन टिश्यू इंजीनियरिंग, उत्तक अभियांत्रिकी, हो गया। जीन साइलेंसिंग लिख दिए, हो गया। कार्टी सेल थेरेपी लिख दिए, हो गया। बाकी अगर आप क्वेश्चन छोटा है, मार्क्स कम मार्क्स का है, तो उतना में ही काम चला लेना है। नीली जैव टेक्निक, ब्लू बायोटेक्नोलॉजी, इसमें मेरीन के बारे में बताया गया है कि मेरीन में जो भी अलग फंगी होता है, अलगी होता है, फाइटोप्लैंक्टन्स होता है, उसमें से हम लोग कैसे उससे मेडिसिन, हर्बल मेडिसिन, ड्रग्स हम लोग निकाल सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। वाइट टेक्नोलॉजी, जिसमें इंडस्ट्री में आने वाला बायोटेक्नोलॉजी जो भी एप्लीकेशन होता है उसके बारे में बात होता है। वायर रेमेडिएशन, फूड प्रोसेसिंग, जीन इंजीनियरिंग, बायोफ्यूल, सब आप पढ़े होंगे। वायर रेमेडिएशन ये जरूर ध्यान रखना है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके, सूक्ष्म जीव की सहायता से जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस है उसको हम लोग क्या करते हैं, डिकम्पोस्ट करते हैं, ताकि हमें शुद्ध मिल सके, अच्छा क्वालिटी का मिल सके। तो उसी को बोलते हैं वायर रेमेडिएशन। या जो मतलब एक तरह से क्या हुआ, जो भी पॉल्यूशन है, जो भी टॉक्सिक है, उसको हम लोगों ने डिस्ट्रॉय करने का प्रयास किया। खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग, अभी मैंने एग्जांपल दिया चिप्स वाला। उसमें क्या करते हैं कि आलू का चिप्स बन रहा हो तो बनेगा, लेकिन कुछ ऐसा केमिकल्स, ऑर्गेनिक केमिकल्स ही मिलाया जाता है ताकि उसकी प्रिजर्विंग हो सके फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो सुरक्षित रह सके। जैव ईंधन, बायोफ्यूल, हम लोग बायोमास के बहुत सारा का, जो जैसे आपका इथेनॉल ब्लेंडिंग है या शुगर से बनता है, तो मोलासेस, तो बहुत तरीके से टेक्नोलॉजी से हम लोग बायोफ्यूल, जो हम लोग इथेनॉल ब्लेंडिंग का प्रोजेक्ट है। एंजाइम द्वारा रसायन, खाद, निरंजक, कागज, ये सब। तो ये आपका हो गया वाइट बायोटेक्नोलॉजी। दूसर, ग्रे बायोटेक्नोलॉजी, इसमें बायोमेकर का बात किया गया है, जैव ऊर्जा का बात किया गया है, वायर रेमेडिएशन का बात किया गया है, वायर ट्रांसफॉर्मेशन का बात किया गया है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, बेहतर लिखा है। एक मैं ऐसा ही सोचता हूँ कि नोट्स ऐसा होना चाहिए आपके पास, एक जो टॉपिक मैंने दिया उसका आपको कंप्लीट बना लेना है। उससे संबंधित जितने भी कीवर्ड्स हैं, जितने भी इनिशिएटिव्स हैं, जितने भी स्कीम्स हैं और कुछ सजेशन है, तो उसको आप एक जगह लिख लें कि अगली बार हम बायोटेक्नोलॉजी नहीं पढ़ेंगे, अगली बार सिर्फ हम आंसर करेंगे। ये प्रश्न आएगा तो, चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो, इंटीग्रेटेड। इसमें क्या है, अब पीटी में क्या पूछेगा, बायोरेमेडिएशन पूछेगा, जीन इंजीनियरिंग पूछेगा, बायो ट्रांसफॉर्मेशन पूछेगा, बायोमेकर पूछेगा, क्या पूछेगा, ये जो कार्टी सेल थेरेपी है, ये सब पूछेगा। मतलब आपका बायोटेक्नोलॉजी कंप्लीट हो गया। तो अप्रोच ऐसा रखना है तैयारी का। काली जैव टेक्निक, ब्लैक, इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिक वेपन्स, जैव हथियार, जो कोविड-19 का जो हुआ कि ऑर्गेनिज्म को यूज करके एक तरह से जैविक आतंकवाद, बायोटेररिज्म, कोविड-19 हो उसमें सकता है एग्जांपल, बोलिए। कोविड-19 एग्जांपल हो सकता है। हाँ, बिल्कुल हो सकता है एग्जाम्पल। आज तक उसका पूर्ण रूप से ऑरिजिन पता नहीं चला, लेकिन कहीं न कहीं सस्पेक्टेड ये रहा कि ये चाइना का जो वुहान बायोलॉजी इंस्टीट्यूट है, वहीं से कहीं न कहीं उठा है। हाँ, कोई और कुछ पूछ रहे थे? सर ये जो घूसर बायोटेक्नोलॉजी है, दूसर, हाँ, ग्रे, ग्रे, हाँ, ग्रे पर्यावरण से तो ग्रीन ना है। नहीं, ग्रीन है वो। नहीं, ओहो, यही तो आपको याद रखना है ना, ग्रीन मतलब एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर और एनवायरनमेंट दोनों है उसमें। नहीं है, बायोटेक्नोलॉजी में अलग रखा है ये लोग, जो रखा है उसको याद। देखिए, कुछ चीजें आपको जीएस में याद रखनी होती है, वहाँ पे आपका कभी कंसेप्ट नहीं चलता है। जनरली ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब रिन्यूएबल होता है, ग्रीन हाइड्रोजन में सही है, लेकिन जब यहाँ ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी में आएंगे तो यहाँ एग्रीकल्चर का बात कर रहा है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। ग्रीन तो वैसे भी है, हरित क्रांति हुआ तो कृषि से रिलेटेड है।
ये बाकी हमें लिखा है कि क्या क्या निगम वर्ग को हेल्प मिल सकता है, पोषण युक्त चिकित्सा, रोजगार। उसके बाद में संस्था का कुछ बताया है, ICMIR, CSIR, DBT, CDSCO, GAC, GM फसलों पर जी और कुछ कुछ पहल है, मानव जीनोम, T22, जीनोम इंडिया परियोजना, इंडिजेन, सब जानते हैं? बताइए। आरती नहीं बताएगी, कोई और बताएगी? बताइए बताइए, कौन बताएंगे? मानव जीनोम, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट डिफाइन करिए, क्या है ये? ब्लैंक। जीनोम इंडिया बताइए। एक मानव है, मानव एटलस। ये बताओ आरती, बताइए क्या है ये मानव एटलस? नहीं पता। मानव एटलस यही है कि पूरा हम वर्डी का उसका हम एक तरह से आप कह सकते हैं कि DNA प्रोफाइलिंग कर रहे हैं, ताकि एक डेटा, उसका डेटा बैंक तैयार हो। और जस्ट लाइक एटलस में हम लोग क्या करते हैं, पूरा मैप का, उसी तरह से ह्यूमन बॉडी का, तो उसी को हम लोग मानव एटलस का प्रोजेक्ट है, DBT का, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का। ये देखिए, मानव जीनोम और जीनोम इंडिया, तो ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। बताइए बताइए आरती, क्या है ये? ये बोला गया है जीनोम इंडिया परियोजना में कि पूरे भारत में नागरिकों से 1000 अनुवांशिक नमूना एकत्रित करना है, जो कि अब मानव जीनोम में, अब मानव जीनोम में क्या? दो तरह का है ना, एक है मानव जीनोम, ह्यूमन अच्छा, जीनोम, और एक है जीनोम इंडिया। ये भी वही था 1990 में आया था, बट ये 2003 में पूरा भी हो चुका है, लेकिन इस 92% भाग का ये 92% भाग को कवर किया है। देखिए सर ह्यूमन, मैं बताऊं? हाँ हाँ बताइए। सर, मानव जीनोम है वो एक टाइप के मनुष्यों का जीन एकत्र करके और उससे मतलब उस पे रिसर्च या फिर कोई दवा तैयार वैयार करने में इजी हो, इसके लिए चलाया गया था, ताकि सिमिलर टाइप के मनुष्यों का जीन एकत्र किया जाए। मानव जीनोम कार्यक्रम जो था उसमें, और उसका ब्लूप्रिंट तैयार किया जाए, और एक मतलब उसके मदद से कृत्रिम मानव को तैयार करके उस पर फिर मेडिसिन ये सब का रिसर्च किया जाए। हाँ देखिए, सिंपल सा है। हाँ ठीक है, आपने बेहतर बोला। इसमें ह्यूमन जीनोम क्या है, ये वर्ल्ड वाइड प्रोजेक्ट है, और उसी का आपका इंडियन वर्जन है जीनोम इंडिया। अब मानव जीनोम में क्या हुआ, हम लोग क्या किए, जीनोम सीक्वेंस का डेटा लगभग 92% ह्यूमन का जो जीनोम सीक्वेंस का डेटा कलेक्ट किया गया। उसी चीज को राष्ट्रीय स्तर पे इंडिया में किया गया, तो उसका नाम दिया गया जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट। बस इतना ही है कि हम लोग एक तरह से DNA प्रोफाइलिंग, जीनोम सीक्वेंस का हम लोग डेटा तैयार किए। और ये ह्यूमन जीनोम जो है, मानव जीनोम, ये 1990 में आया था। और ये जीनोम इंडिया, इसका डेट एग्जैक्ट है 19 में आया था। और ये इंडिजेन, अब इंडिजेन क्या है देखिए, जीनोम में सब तीनों एक ही प्रकार का काम है, काम तीनों का एक ही है, लेकिन ये वर्ल्ड लेवल पे था ह्यूमन जीनोम, जीनोम इंडिया था नेशनल लेवल पे, और इंडिजेन भी वही था, लेकिन इंडिजेन को ये CSIR संस्था करी है, और जीनोम इंडिया को डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की है। बस इतना ही बेसिक डिफरेंस है उसमें। और यही अभी लेकिन जो डीप जो अभी पार्टनरशिप हो रहा है, लगभग यही है, इसका भी मेन उद्देश्य यही है। नहीं, डीप अलग चीज है, डीप जो अलग चीज है। डीप में क्या है, डीप का क्या मकसद है, डीप जस्ट अ टाइप ऑफ जीन साइलेंसिंग। इसमें हम लोग एक के शायद मेथनॉल या कुछ, उसका नाम याद नहीं आ रहा है। हाँ, तो एक कंपोनेंट को केमिकल सब्सटेंस का यूज करके हम लोग जब जीन को साइलेंस करते हैं, तो हम लोग उसको डीप कहेंगे। और जीन साइलेंसिंग में क्या था कि हम लोग डायरेक्ट उसमें नेचुरल प्रोसेस के थ्रू कर रहे थे, और इसमें वो मिथाइल कंपोनेंट जो भी है, नाम मैं एग्जैक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, तो एक जो कंपोनेंट का यूज करके हम लोग जब जीन को साइलेंस कर रहे हैं, तो उसका नाम दिया गया है डीप। ये सब प्रश्न आ सकता है, तो इस सब से आप अवगत रहेंगे, टीटी कम्स मेंस दोनों तरह से। तो ठीक है, इन्होंने बेहतर देखिए, तो
जो भी आप लोग आंसर लिखें तो प्रयास करें कि हर एक पहलू को टच करना है। इन्होंने पहले स्ट्रक्चर बनाया, भूमिका, वर्गीकरण, शोध तथा विकास, निधन वर्ग के उत्थान में सहायक कैसे है, कुछ सरकार की क्या-क्या पहल है और क्या होना चाहिए। उन्होंने अलग-अलग टेक्नोलॉजी के बारे में बता दिया, बायोटेक्नोलॉजी का क्या साथ में डेवलपमेंट भी बताते गए। उसके बाद निधन वर्ग का कैसे उत्थान हो सकता है, कुछ इम्पोर्टेंट पहल था, उसके बारे में चर्चा किया गया और लास्ट में आगे की राह, क्या किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए मेरा आंसर। तो कुल मिलाकर के बेहतर इन्होंने लिखा है। तो ऐसा ही प्रयास करेंगे कि आप हर एक पहलू को टच करेंगे। मैंने भी वही लिखा है, अलग-अलग फील्ड के बारे में चर्चा किया है, मेडिकल साइंस के बारे में चर्चा किया है, फूड्स के बारे में चर्चा किया है, एनिमल साइंस के बारे में चर्चा किया है, एग्रीकल्चर के बारे में। तो एक पर्सपेक्टिव उधर है कि आप टाइप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू चले गए, या एक पर्सपेक्टिव ऐसे भी है कि आप अलग-अलग सेक्शन पे बात कर लिए, फूड पे बात कर लिए, मेडिकल साइंस पे बात कर लिए, एग्रीकल्चर पे बात कर लिए, एनिमल साइंस पे बात कर लिए, इन्वायरमेंटल पे बात कर लिए और ह्यूमन एंड हेल्थ साइंस टेक्निक्स। तो आप किस तरह से जाते हैं कोई मैटर नहीं, बट मैटर यह है कि आपका ओवरऑल सारा डायमेंशन, सारा पर्सपेक्टिव, सारा एस्पेक्ट्स कवर होना चाहिए। इसमें वही सब बात लिखा हुआ है। फूड्स में बायोफोर्टिफिकेशन का बात है, मेडिकल साइंस में दोनों बात किया गया है, बायोफार्मास्यूटिकल्स और मेडिसिन, बायोटेक्नोलॉजी, वैक्सीन, इनिशियल, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, एंटीबॉडीज इधर आप देखेंगे। एग्रीकल्चर में जीएम क्रॉप्स, एडिबल प्लांट्स के लिए वही होना चाहिए कि लंबे समय तक हो, लाइफ स्पैन उसका ज़्यादा हो। हॉर्टिकल्चर, हम लोग जो रिक्वायर्ड कलर है, रिक्वायर्ड एक अच्छा कलर मिले, अच्छा महक मिले, मतलब इस तरह का हम लोग टेक्नोलॉजीज के साथ छेड़छाड़ करते हैं ताकि दो अलग-अलग हाइब्रिड, ताकि हमें एक अच्छा एरोमेटिक फ्लावर, एरोमेटिक कलर मिल सके। ह्यूमन, अब ये हो गया आपका फूड हो गया। एनिमल साइंस में हाई यील्डिंग मिल्क, हाई यील्डिंग फिशेज, हाई यील्डिंग मीट, अलग-अलग प्रकार का उसमें टेक्नोलॉजी की सहायता से हम लोग कर सकते हैं। बायोमीट का मैंने बताया। ह्यूमन एंड हेल्थ साइंस में अब देखिए इसमें क्या है, अलग-अलग वही टेक्नोलॉजी है, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड जीन जेनेटिक। बताइए क्या अंतर है? बताइए, कौन बताएंगे? जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड जीन एडिटिंग, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस? जीन एडिटिंग में इसमें जीन को एडिट किया जाता है जो क्षतिग्रस्त या तो नष्ट जो भी जीन है उसे एडिट करके और जो सही वाला सही है उसे डाला जाता है। ये जीन एडिटिंग हो गया। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या हुआ? जेनेटिक इंजीनियरिंग जीन का दूसरा कोई बताइए। ठीक है, ठीक है, ओके। जेनेटिक हाँ, इंजीनियरिंग में वो जीन की हेल्प से अलग अलग सेक्टर में उससे विकास किया जाता है, मतलब एडिट नहीं, मतलब उसमें बदलाव करके जैसे भी हो और भी किया जा सकता है, इसमें बदलाव किया जाता है, कोई और बताएंगे? जैसे फूड सेक्टर या फिर और भी। एनी मोर? देखिए, ये सब टेक्नोलॉजी है हमारे उस पर तुरंत आ रहा दवाई है। के देखिए निर्माण में इसका होगा। क्या क्या क्या? जीन इंजीनियरिंग का उपयोग दवाई के निर्माण में इसका उपयोग जाता है। मैं दवा नहीं, मैं बेसिक चीजें पूछ रहा हूँ ना कि डिफरेंस क्या है। रिकम्बिनेंट डीएनए स्टेम, ठीक है, ठीक है। तो ये सब थ्योरी है, ये सब मतलब आपको पता होना चाहिए अच्छे से। देखिए, रिकम्बिनेंट डीएनए है। रिकम्बिनेंट क्या है? सर दो अलग अलग टाइप्स का जीन को मिक्सअप करेंगे तो वो रिकॉम्बिनेंट बन जाएगा। ओके, स्टेम सेल है, जीन थेरेपी है, कार्टी सेल है, ठीक है ना, ये सब है। ये मतलब आपको ये सब पता होना चाहिए, फिर क्या हेल्प मिलेगा। अब देखिए मैं आ रहा हूँ इस पे, मैं अपना नोट्स दिखाता हूँ। देखिए, ये बायोटेक्नोलॉजी का नोट्स है। यहाँ पे पहले बायोलॉजी का चर्चा किया गया है, फिर बायोटेक्नोलॉजी का चर्चा किया गया।
बायोलॉजी में देखिए एक झलक दिखा दे रहा हूँ, लेकिन जो इम्पोर्टेंट हम लोग बायोटेक्नोलॉजी पे बात करेंगे। सेल्स है, क्लासिफिकेशन, सेल में क्या क्या होता है, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, लाइसोसोम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज। सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म में क्या डिफरेंस है, ये सब तो जानते ही हैं कि ईआर का क्या काम होता है। प्रोटीन को सिंथेसिस करना, राइबोसोम का भी काम होता है, वो एक तरह से रफ ईआर जो होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल, इसके पास अपना डीएनए भी होता है। देखिए ये आप समझ लीजिए, ये समझना जरूरी है। क्रोमोसोम और न्यूक्लियस में अंतर, हाँ बताइए, क्रोमोसोम और जीन में क्या अंतर है? क्रोमोसोम डीएनए में होता है और जीन क्रोमोसोम में होता है। मतलब जीन हो गया क्रोमोसोम का एक इकाई। जी सर, वो डीएनए में वो यूनिट रहेगा, कोड जो रहता है वो जीन के फॉर्म में होता है, वो जीन क्रोमोसोम में रहता है, मतलब यूनिट हो गया वो हाँ जीन। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपका हो गया ह्यूमन, ह्यूमन का हो गया न्यूक्लियस, मतलब सेल, सेल में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को निकाल लिए बाहर। अब उसमें न्यूक्लियस के बाद क्या हो जाएगा? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम। जी, ऐसे में एक साइटोसोम, टेलोमेर। क्रोमोसोम मतलब क्या हो गया? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, धागे नुमा संरचना, दैट इज कॉल्ड क्रोमोसोम। अब उसी में ये क्या है? डीएनए। जब ये एक साथ बहुत सारा है। अब इसी का जब हमने एक सेक्शन ले लिया, क्या हो गया? जीन। अब यही अरेंजमेंट ऑफ जीन इज कॉल्ड जीनोम, बंडल ऑफ जीन इज कॉल्ड जीनोम। अब इसी में जब एटिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? जीनोम सीक्वेंसिंग। इसमें एक चीज ध्यान रखेंगे, देखा है अभी आप कल से एक लिखे थे, टेलोमेरिक टू टेलोमेरिक, आपका एक प्रोजेक्ट था, उसमें लिखा हुआ मेंस की कॉपी में। टेलोमेरिक क्या होता है? ये क्रोमोसोम का लास्ट जो है, वो लास्ट क्या बोलेंगे उसको, लास्ट क्रोमोसोम का टेलोमेर होता है क्रोमोसोम का, मतलब एक मैसेंजर के रूप में कार्य करेगा ये टेलोमेर। हाँ, तो इसमें आप ध्यान रखेंगे किसी स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम का, तो बीच वाला जो पार्ट है उसको हम लोग सेंट्रोमेर बोलते हैं, और जो लास्ट वाला पार्ट होता है, एंडिंग पार्ट, उसको हम लोग बोलते हैं टेलोमेर। अब ये क्या है पता होना चाहिए। मान लिया आपको ईआर पता था, राइबोसोम पता था, माइटोकॉन्ड्रिया पता था, बीपीएससी पूछ दिया टेलोमेर, तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये आपका सेल का ही क्वेश्चन है। बाकी तो पता ही है, क्रोमोसोम 2 प्रकार के होते हैं, डीएनए, आरएनए। हाँ, ये चीज देखिए, जीन, यहाँ देखिए, जीन एक्सप्रेशन क्या होता है? ये आपका डीएनए है। डीएनए क्या करता है काम? इंफॉर्मेशन अपने पास रखे हुए है, उसकी आंखें कैसी है, उसके बाल कैसे हैं, उसकी लंबाई कितनी है, उसका स्किन कैसा है, कम्प्लेक्स है, फेयर है, उसको एक वंश से दूसरे वंश में स्थानांतरण करता है ये। तो फिर क्या वो नहीं, पहले देखिए, पहले यहाँ ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा तो वो बनेगा आरएनए। वो क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन होगा, उसको बनता फिर आरएनए। जैसे ये फूल था, पूरा स्ट्रक्चर वे में था, इसको सिर्फ जब एक पार्ट ले लिया गया, ये हो जाएगा आरएनए। आरएनए 2 प्रकार का होता है, एमआरएनए और टीआरएनए। एम मतलब मैसेंजर, टी मतलब ट्रांसलेशनल। अब देखिए क्या होता है, मैसेंजर। सर 3 टाइप्स के होते हैं ना सर, आरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। एक और होता है राइबोसोमल आरएनए, ये ट्रांसफर है, मैसेंजर है, एक होता है राइबोसोमल आरएनए। सर 3 पढ़ा था सर। अच्छा ठीक है, ओके। बायोलॉजी में 3 दिया हुआ है बायोलॉजी के बुक में। देखिए, तो मेनली यहाँ पे जीन एक्सप्रेशन में 2 ही का जरूरत है, एमआरएनए और टीआरएनए। मैसेंजर आरएनए का मतलब क्या है? वो मैसेज वहां से ले आएगा। क्या मैसेज ले आएगा? कि कैसा हमको प्रोडक्ट देना है,
मतलब उसकी बाल कैसी होनी चाहिए, उसका आँख कैसा होना चाहिए, लंबाई कितनी होनी चाहिए, ये डिसाइड कर रहा है मैसेंजर। लेकिन टीआरएनए का क्या काम है? उसको ट्रांसलेट करना। क्या चीज़ में? एमिनो एसिड्स में। फिर वही एमिनो एसिड क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। फिर वही प्रोटीन धीरे-धीरे डेवलप होता है, एम्ब्रो से फिर जायगोट से फिर ह्यूमन बॉडी, बेबी। ठीक है, तो ये आपका कंसेप्ट है। बाकी देखिए, डीएनए जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो आरएनए बनता है। आरएनए का जब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगा तो डीएनए, जिसे हम लोग पढ़ते थे आरटी-पीसीआर टेस्ट, है ना? आरटी-पीसीआर टेस्ट क्या है ये? बताइए। ये आरटी-पीसीआर कोरोना टेस्ट के करवाया होगा ना आप लोग? हाँ, क्या था इसमें? आरटीपीसीआर टेस्ट? आरटीपीसीआर था। हाँ, फुल फॉर्म बताइए पहले। रिकॉम्बिनेंट। वाह वाह, नहीं, रिकम्बिनेंट इतना अधिक पढ़ लिया कि रिकम्बिनेंट नहीं है यहाँ पे। हाँ, कोई और बताइए। आरटी का पूछ रहे हो, इससे रिवर्स पीसीआर ट्रांसक्रिप्शन है सर, पॉलीमरेज चेन पॉलीमराइज रिएक्शन। चेन रिएक्शन, रिवर्स हाँ, ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमराइज चेन रिएक्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो रिएक्शन। पहले, क्योंकि जो कोविड-19 था वो आरएनए टाइप का था वायरस, तो पहले उसको हम लोग क्या करते थे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करते थे। देख रहे हो, डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन किया गया तो आरएनए। अभी वो आरएनए का वायरस है तो पहले उसको ट्रांसक्रिप्ट करेंगे डीएनए, तब उसका हम लोग उसका एक्सप्रेशन निकाल पाते थे कि कैसा एक्सप्रेशन है, उसमें प्रोटीन है और बाई स्ट्रक्चर है। ये प्रोटीन वर्सेज एंजाइम का एग्जांपल था। न्यूक्लियोटाइड हो गया, आरटीपीएस हो गया। ठीक है, इसको आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए, ये देखिए, सेल कितने प्रकार का होता है? सेल 2 प्रकार, 3 तीन होता है। 3 होता है। कौन कौन होता है? जर्म सेल, सोमैटिक सेल और स्टेम सेल। जर्म सेल का मतलब क्या? जो रिप्रोडक्टिव सेल होता है, मेल का स्पर्म और फीमेल का एग। सोमैटिक सेल क्या बोलते हैं? डिफाइन करिए सोमैटिक सेल को। पढ़ा है ना? सर वेजिटेटिव सेल हो जाएगा, काइंड ऑफ अदर देन मेल फीमेल का जो आपने बोला वो सोमैटिक हो जाएगा। हाँ, अदर देन जर्म सेल इट इज यस कॉल्ड सर, सोमैटिक सोमैटिक। सेल। और स्टेम स्टेम, सेल सर वो एक तरह का था कि जनरेटिव सेल होता है, वो यूजुअली हाँ अम्बिलिकल कॉर्ड बिल्कुल में पाया जाता है, उसमें बिल्कुल, एक तरह रीजनरेटिंग कैपेसिटी बहुत होता है। बिल्कुल, वेरी गुड। तो ये एक तरह का जेनरेटिव सेल है। कुछ भी हम लोग जब हमारा कहीं कटता है, छटता है तो वो रिपेयर होता है, बिल्डिंग होता है और ऑटो जनरेट होता है। हमारे पास इम्यून सिस्टम है तो जनरेटिव कैपेसिटी उसके पास है, उसको हम लोग बोलते हैं स्टेम सेल। स्टेम सेल 4 प्रकार का होता है, ये जानते हैं? यस सर। हाँ, बताइए। एक होता है ये बेसिस ऑफ ऑरिजिन के अकॉर्डिंग, और एक होता है पोटेंसी के अकॉर्डिंग। ऑरिजिन हाँ के तो अकॉर्डिंग होता है एम्ब्रियो स्टेम सेल और एक एडल्ट स्टेम सेल होता है। और ये पोटेंशियल के अकॉर्डिंग होता है एक टोटीपोटेंट, एक प्यूरीपोटेंट, एक मल्टीपोटेंट, नहीं, 4 होता है। और एक और होता है तो यूनिपोटेंट आई थिंक। हाँ, टोटीपोटेंट, प्यूरीपोटेंट, प्लूरीपोटेंट, मल्टीपोटेंट, मल्टीपोटेंट और यूनिपोटेंट। इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट। ये चारों का अंतर बताइए। मतलब प्यूरीपोटेंट, देखिए, टोटी इसका नाम है टोटल, मतलब ये डेवलप कर सकता है, कैन डेवलप इनटू होल ऑर्गेनिज्म, दैट इज कॉल्ड टोटीपोटेंट। प्लूरीपोटेंट है, डेवलप इनटू अदर सेल बट नॉट इनटू होल ऑर्गेनिज्म। मतलब जस्ट ये कर समझ लीजिए कि वो पूरा एक होल ऑर्गेनिज्म नहीं बन सकता है, लेकिन बाकी सेल इसका डेवलप हो सकता है। मल्टीपोटेंट में क्या है कि सेम जैसे जैसे आप घट रहा है, क्षमता घट रहा है, टोटी, फिर प्लूरी, फिर मल्टी और फिर इंड्यूस्ड। मल्टी में क्या होता है कि सेम टाइप ऑफ सेल बनाता है, जैसे कि बोन मैरो है तो बोन मैरो का सेल क्या बना सकता है? डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स।
और एक होता है इंड्यूस्ड। एक तरह से ये तो आर्टिफिशियल ही है कि उसमें हम लोग लैब में उसको ले जा करके इंड्यूस करते हैं और फिर वो जनरेटिव क्वालिटी से वो जनरेट करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट सेल। जैसे मान लिया हमने कोई एक इंजीनियरिंग किया, कोई लैब में जा करके हमने कोई इक्विपमेंट बनाया या कोई टिश्यू पे इंजीनियरिंग किया, उसके बाद उसको हमने पिग के या किसी भी चूहा के बॉडी में डाल दिया, फिर जब वो डेवलप कर गया फिर उससे हम लोग उसको निकाल करके और फिर उसका जिस तरह से इस्तेमाल करना चाहते हैं उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट। मतलब क्या हुआ, पहले उसको हमने लैब में इंजीनियरिंग कर लिया उस टिश्यू पे और उसको फिर डेवलप करने के लिए हमने किसी के बॉडी में डाल दिया, फिर जब वो डेवलप हो गया देन उसको हम लोग वहां से निकाल लिया और उसका जो रिक्वायरमेंट है उसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 4 तरह का होता है स्टेम सेल। और बायोटेक्नोलॉजी में स्टेम सेल का तो आता ही है, स्टेम सेल भी इम्पोर्टेंट है, तो ये इम्पोर्टेंट है बायोटेक्नोलॉजी में ही। यही है ART, अल्टरनेटिव रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। उसी में आपका MRT है, इन विट्रो है, क्लोनिंग है। सब चले गए क्या, समझ में आ रहा है या नहीं? आ रहा है, समझ में आ रहा है। नहीं सर यही है। ऊपर से नहीं जा रहा ना? नो सर। बायो देखिए जिनको ये ऊपर सब से शब्दों जा से रहा है वो आपको लेफ्ट करते जा रहे हैं। तो ये इससे आपको वाकिफ होना पड़ेगा, ठीक है? इससे आप वाकिफ नहीं होंगे तो फिर जो आपको ही आश्चर्य की बात 2 ये नंबर है 5 नंबर कि जो लेफ्ट कर रहे हैं क्या उनको नहीं पढ़ना पड़ेगा? किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके पढ़े, इतना डेप्थ तक पूछा जाता है और ये पढ़ना ही पड़ेगा, कोई चारा नहीं है। लेकिन नहीं समझने का प्रयास करना पड़ेगा, नहीं ऐसे कैसे समझ में आ जाएगा? सर आपका वही नोट चीज है। बहुत अच्छा है लेकिन। तो ये चीज आप अप्रोच अब बताइए, अभी नहीं समझेंगे तो फिर वही डेवलपमेंट वही होगा कि 2 नंबर 10 नंबर 20 नंबर 5 नंबर और 69वीं 70वीं 71वीं होते रहेगा, फिर यही होता है फिर। तो अपना लेवल बढ़ा लीजिए, जितना जल्दी बढ़ा लेंगे उतना बेहतर है। ये सब एक साथ मैंने लिखा है ताकि अब देखिए छोड़िए ये सब, अब मैं थोड़ा सा एक जो इम्पोर्टेंट हो पढ़ा देता हूँ। समय भी तो हो गया है क्या रुपेश सर, बंद किया हाँ, जाए क्या? समय तो हो गया है। बता दीजिए ये क्वेश्चन बता दीजिए, एटलीस्ट नोट्स को दिखा दीजिए पूरा। नोट्स देख लीजिए, देखिए नोट्स में हमने हाँ उसको मैं ओवरव्यू दिखा देता हूँ क्या है। देखिए यहाँ तक आप दिखाया स्टेम सेल के बारे में बताया। अब देखिए ब्लड सेल है, ब्लड सेल में क्या है, RBC, प्लेटलेट्स, WBC। अब WBC में क्या होता है आप लोग जानते हैं, इम्यून सिस्टम। उसमें इनेट और एक्वायर्ड, जो हम लोग इनेट मतलब ऑलरेडी बॉडी में रहता है, एक्वायर्ड हम लोग एक्वायर्ड करता है बॉडी, है ना? तो उसी में उसका लिम्फोसाइट है। लिम्फोसाइट में 2 तरह का होता है, B सेल और T सेल। तो B सेल क्या करता है, प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडी, और T सेल क्या करता है, वो एज ए फाइटर के रूप में काम करता है। जब बाहर से कोई आता है तो वो एक तरह से फाइटर के रूप में काम करता है। लेकिन कभी कभी वही T सेल क्या करता है, अपने ही सेल को, हेल्दी सेल को फाइट करने लगता है, मारने लगता है। दैट बिकम कैंसर। अनकंट्रोल जब हो जाता है T सेल ही, तो जो हेल्दी सेल है उसको नुकसान पहुंचाने लगता है, तो उसी से एक कैंसर का कारण बनता है। तो इसी में हम लोग एक थ्योरी पढ़ते हैं, CAR-T सेल थेरेपी। क्या है ये? कैंसर के इलाज के लिए होता है। क्या है, डिफाइन करिए, समझाइए। ये तो सबको पता, कैसे काम करता है ये, हाउ डज इट वर्क्स? ये T सेल द्वारा संक्रमण पैदा करने वाले रोगजनकों तथा कैंसर कोशिकाओं को खत्म करने के लिए CAR-T सेल थेरेपी यही है। हाँ देखिए इसमें क्या है, बेसिक चीजें देखिए, बेसिक कंसेप्ट यही है CAR-T सेल में, कुछ नहीं, बस सिंपल सा चीज है। CAR है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर। हाँ, तो ये T सेल जो है ना, समझिए कि आपका ये T सेल ही खराब हो रहा है। क्यों? T सेल क्या कर रहा है, हमारे हेल्दी सेल पे टॉर्चर कर रहा है। क्या किया हमने, इसको निकाल के ले गया और CAR, चिमेरिक एंटीजन रिसेप्टर्स की सहायता से उसको लैब में इंजीनियरिंग किया और उसको फिर से बॉडी में डाल दिया। तो जो हमारा खराब सेल था, बैड सेल था, जो अभी
फाइटर के रूप में क्या कर रहा था, हमारे हेल्दी सेल को मार रहा था, उसको वो रोक देगा। कौन सा? ये CIR जो हमने लैब में इंजीनियरिंग कर करके पहले हम लोग इसको निकालेंगे, एक इसका सेल निकालेंगे टी सेल का कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, उसको निकाल करके कहाँ समस्या आ रहा है, उसको इंजीनियरिंग किया जाएगा। इंजीनियरिंग कर करके CIR डाल करके कि CIR क्या करेगा, फिर रोक देगा टी सेल को कि आप हेल्दी सेल को खराब नहीं करेंगे। कुछ नहीं, बस CIR की सहायता से इसका नाम रख दिया गया, प्रोटीन कहिए, एंजाइम कहिए। CIR एक तरह का प्रोटीन है, एंजाइम है, और टी सेल के साथ उसको रिकम्बिनेंट कर दिया गया कि तुम हेल्दी सेल को नहीं मारोगे। बस हो गया, टी सेल खत्म। नाम से बहुत बड़ा लगता है लेकिन कुछ है नहीं। एंटीजन है ये। हाँ, और ये बायोटेक्नोलॉजी हो गया, इसमें वही अलग अलग चीजें हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग है, जीन एडिटिंग है, जीनोम सीक्वेंसिंग है, एग्रीकल्चर में क्या क्या सब चीजें हैं। देखिए अब मैं पूछा था ना, जेनेटिक इंजीनियरिंग और जीन एडिटिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है, जब फॉरेन डीएनए बाहर से किसी डीएनए को मान लिए, अब मान लिए किसी को हम कुछ, उसका तबीयत खराब है, कैंसर सेल उसका डिस्टर्ब हो गया, मान लिए माउथ कैंसर हो गया, तो उसको क्या करना होगा, उसको हमको हटा करके हेल्दी सेल लाना है। तो क्या करेंगे हम लोग, बाहर से सेल ला करके हेल्दी सेल लगा रहे हैं, तो वो जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाएगा। जब जीन एडिटिंग मतलब उसका खुद का जब जीन है उसमें हम छेड़छाड़ किए, हम जो रिक्वायर्ड ट्रेस, जैसे क्रिस्पर जो Cas9 है, क्रिस्पर Cas9, इसमें क्या होता है कि हमको बेबी चाहिए, जैसा बेबी चाहिए वैसा बेबी लाना है, तो उसके लिए हम लोग एक क्रिस्पर Cas9 एक टेक्नोलॉजी है। तो खुद का जब जीएनए ऑन डीएनए में ही छेड़छाड़ करेंगे तो जीन एडिटिंग कहलाएगा। जब बाहर का जीन ला करके, जैसे कि अब GM क्रॉप्स, तो एक अपना इंडिया का, एक मैक्सिको का, दोनों को मिला दिए और फिर एक नया बन गया बीज, तो वो कहलाएगा जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसमें क्या होता है सर इसी को जेनेटिक में, मॉडिफिकेशन भी कहते हैं। सॉरी सर इसी को मॉडिफिकेशन करना भी कहते हैं। आप कर सकते हैं, इसका नाम जनरली क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्यों नहीं कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन ही एक तरह से हो रहा है ना, वो रिकम्बिनेंट डीएनए वही अब रिकमेंड कर देते हैं प्लाज्मिड और फॉरेन डीएनए के साथ। अब देखिए मॉलिक्यूलर सीजर कैची, क्योंकि क्या कर रहे हैं हम लोग, एक जगह काट रहे हैं, एक जगह ग्लू लगा रहे हैं। जो ग्लू लगाने को बोलते हैं हम लोग लिगेज, ये साइंटिफिक टर्म उसका नाम है लिगेज, और ऐसे आम भाषा में एंजाइम। मॉलिक्यूलर सीजर का ही नाम है, टेक्निकल नाम है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो ये सब शब्दों से वाकिफ होना है, कीवर्ड्स से, ताकि कहीं भी आ जाए, मेंस में आ जाए, पीटी में आ जाए, इंटरव्यू में आ जाए, तो आप घबराए नहीं, डरे नहीं, अच्छा से अपना बनाए उसको। और क्या, ये सब शब्द है, शब्दों को एडिटिंग हो गया। देखिए उसमें क्रिस्पर Cas9 है, गाइड RNA है, इसका एप्लीकेशन है स्टेम सेल थेरेपी, जीन थेरेपी, कार्टी सेल थेरेपी, प्री पेरेंट बेबी, इसका हमने चर्चा किया था, फादर है, मदर है, दोनों है, क्लोनिंग, उसके बाद जीन साइलेंसिंग, जीन को साइलेंस कर दिए जो जीन अफेक्टेड है, और डीप भी क्या है, सॉर्ट ऑफ जीन साइलेंसिंग विदाउट कटिंग आउट द पार्ट ऑफ डीएनए, मतलब जो खराब हुआ है जीन, अफेक्टेड जीन, उसको हम लोग बाहर नहीं निकाल रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं, डीएनए मिथाइलेशन, मतलब उसमें मिथाइल ऐड कर दे रहे हैं, उससे क्या हो जा रहा है, वो जो जीन अफेक्टेड है वो साइलेंट हो गया। तो टाइप ऑफ जीन साइलेंसिंग। जीनोम सीक्वेंसिंग है, ये देखिए डीएनए बार कोडिंग, डीएनए फिंगरप्रिंट, डीएनए प्रोफाइलिंग, क्या अंतर है बताइए। ये तीनों आपस में लग रहा है सिमिलर टाइप, लेकिन तीनों अलग अलग चीजें हैं। डीएनए बार कोडिंग, डीएनए प्रोफाइलिंग और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, तीनों अलग अलग चीजें हैं। फिर हेल्थ के बारे में है ये सब, ठीक है। तो यही सब है, मतलब कहने का मतलब कि आपका होलसम अप्रोच होना चाहिए, कोई भी चीज पढ़ें तो एक होलसम अप्रोच, ऑल पर्सपेक्टिव कवर होना चाहिए, मेंस कम पीटी। सर एक जानकारी चाहिए था, अगर आप दे सके तो, अगर समय हो आपके पास तो। बताइए बताइए।
एक सर मेंस का क्वेश्चन सर लिख रहे थे हाँ। उसमें सर ये जो है क्वेश्चन थोड़ा सा फंस गए हैं। क्वेश्चन था कि लोक प्रशासन के अर्थ को स्पष्ट कीजिए, इसकी प्रकृति क्षेत्र की विवेचना करिए। तो ये जो सेकंड इसका क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है वो समझ में नहीं आया। प्रकृति फिर से क्षेत्र प्रश्न बताइए, क्या है लोक प्रशासन? लोक प्रशासन के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। ओके, इसका ठीक है। इसकी प्रकृति क्षेत्र की विवेचना करें। हाँ, इसकी प्रकृति क्षेत्र मतलब इसका जो नेचुरल है ना सर, कौन कौन सा नेचुरल क्षेत्र हो सकता है उसकी विवेचना करना है। तो क्रिटिकली आपको क्या करना है, एनालाइज करना है। तब इसमें आप देखिए इसे, हाँ बताइए। तो इसमें जैसे कि हमने तो इसका डिफिनेशन दे दिया, उसके बाद लोक प्रशासन के क्षेत्र का जो है उसमें एक संकुचित दृष्टिकोण के आधार पर दिया था कि एक जो है व्यापक दृष्टिकोण, एक है पोर्टस्क्रॉप दृष्टिकोण। ये 3 दृष्टिकोण हम जो है लेके चले थे। तो ये संकुचित दृष्टिकोण को लेके चले नहीं, थे। अगर आप ये जीएस का देखिए, गवर्नेंस का प्रश्न में लाएंगे, अगर ये ऑप्शनल का प्रश्न लाएंगे तो हाँ गवर्नेंस में रखेंगे तो ये तीनों आप अप्रोच तो लेंगे, लेकिन